बताऊं मैं तुम्हें सेहत का खास राज, राज खास। खुश रह के तुम हिफाजत सेहत किया करो। आओ बताऊं मैं तुम्हें सेहत का राज खास। खुश रह के तुम हिफाजत सेहत किया करो। महसूस हो रही हो अगर खून की कमी, हफ्ते में एक बार मोहब्बत किया करो। वो मोहब्बत चाहे अपने आप से, चाहे अपनी सराउंडिंग से, चाहे अपने बच्चों से, चाहे अपने आप से। तो मैं तो अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। सो आई थिंक ये जो नूर है, ये खुश रहने का, मस्त रहने का, दूसरों को खुश देख के उनके चेहरे में अपना अक्स देखने का। सो दैट इज द राज। A warm welcome to 40 YouTube channel. In the series of leading ladies interviews and their inspirational stories, today we have a lady जिसका नाम ही काफी है. There are some women that create remarkable milestone and crave their own niche in the society. They become an inspiration for thousands of women. Me, Neha Gupta, President 40 Women Wing, welcome you all to interact with one such eminent personality who is none other than our four-time MLA and two-time formal Minister Beena Kagji. Ma'am, most welcome. A true थैंक यू वेरी personality, मच। a true personality personified of everything progressive, from being a radio anchor to a politician to her instinct as an actor and following her passion as a photographer. She has done everything that she has set her heart to. On top of all, being a cancer survivor, she brings hope to many where there is none. Currently, she finds solace in Urdu poetry narrations for the younger generation to explore these cultures. I would like to introduce our moderators for today's session, Miss Lalita Kushal and Mrs. Sunita Sharma ji. Over to you, Sunita ji. Hi, good evening, ma'am. Welcome to गुड the इवनिंग। 40 platform. थैंक यू वेरी मच। So, I'm sure it's a very obvious question. And despite coming from a very non political background, uh, getting into Rajasthan, such a conservative society, you stepped up, you climbed up every ladder that was possible in the political domain and became one of the most successful women politicians. So please share your journey, your political journey, and along with that, personally, आपने उन सारे hurdles को किस तरह से manage किया? आई थिंक एवरीथिंग इन माई लाइफ हैपन्स बाय एक्सीडेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। पाली जैसे छोटे गांव में मैं रहती थी, और कभी मैंने मेरे स्कूल या कॉलेज में भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था जो स्कूल की यूनियन के लिए आप लड़ते हैं। वहां भी जब जब मैं खड़ी होती थी, मैं यूनानिमसली इलेक्ट हो जाती थी। तो वो जो इलेक्शन का भी स्वाद कई बार लोगों को स्कूल या कॉलेज की पॉलिटिक्स में लग जाता है, वो मुझे लगा भी नहीं था। तो पाली में मैं एक छोटी सी कपड़ा की प्रिंटिंग यूनिट चलाती थी। मेरी एक गैस एजेंसी थी। दिस वाज इन 1982। आई गॉट मैरिड इन 79। 82 में पता चला कि राजीव गांधी जी गुजरात से जोधपुर जा रहे हैं और रास्ते में पाली में भाषण देंगे। तो मैं अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके और उनको सुनने के लिए चली गई। So I was wearing a white sari, head covered, with my son in my godi, and very close to the stage. So जब राजीव गांधी जी भाषण दे के नीचे उतर रहे थे, तो मैंने उनको नमस्ते करी। तो I mean, it was, I think, destiny that he just walked towards me and met me. और हम चूंकि कश्मीरी फैमिलीज थी, एक दो दिल्ली में किसी शादियों वगैरह में मिले होंगे, तो वो कहीं एक ये रह जाता है कि हाँ इनको कहीं देखा है या शी इज फेमिलियर। So he just asked me, what are you doing here? I said, sir, I have my family business here, and ये वो। Oh, join Congress party. अरे, I had no clue. My husband was not there. My mother-in-law was not there. जब तक मैं फैमिली से कंसल्ट नहीं करूं, कैसे करूं, तब तक तो वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे शिवचरण माथुर साहब। वो पास खड़े थे, उनसे कहा, माथुर साहब इनको कांग्रेस में ले लीजिए। वो अपनी गाड़ी में बैठे, जोधपुर चले गए। मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैं अपने घर आ गई। एंड आफ्टर अबाउट 3 weeks
मुझे एक चिट्ठी आई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से कि आपको कांग्रेस का मेंबर बना लिया जाता है और आप पार्टी के लिए काम करिए। उसके बाद 84 एक साल मैंने वहां के एमपी के लिए कांग्रेस के लिए काम किया। उनके सामने एक महिला खड़ी हुई थी, पुष्पा जैन। तो वो महिलाओं की सिंपैथी अपनी तरफ काफी करने में सफल हो रही थी। तो मैं गांव गांव जाके प्रचार कर रही थी मेरी कांग्रेस पार्टी का, और इंदिरा जी के बारे में बात करके, और जो जो कांग्रेस पार्टी में किया था उनकी सारी बात करके। और ये महसूस हुआ एंड में कि मेरा कंट्रीब्यूशन काफी था इस इलेक्शन को जितवाने में। तो मुझे कहा गया कि आप अगले मेंबर जो असेंबली था उसके लिए आप कहीं से जगह से चुनाव लड़ने के लिए सीट मांगिए, जगह मांगिए। अब मेरे को तो कोई पता ही नहीं था कि इलेक्शन होता क्या है, सीट क्या होती है, कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। सो आई केम होम एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड दिस, आई सेड ये हुआ है। सो वी आज कंसल्टेड सम पीपल कि भाई कौन सी जगह ठीक रहेगी। तो परसराम मदेरना जी उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि तू सुमेरपुर से चुनाव लड़ ले, वो अच्छी कॉन्स्टिट्युएंसी है। और उसी दौरान श्रीमती गांधी की असैसिनेशन हो गया, और उस असैसिनेशन के बाद ये इलेक्शन आए, और मैं फिर पहला चुनाव सन 85 में लड़ी और जीत गई। जब मजे की बात ये थी कि जब मैं दिल्ली गई टिकट के लिए, अप्लाई करना होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, हालांकि मुझे कहा गया था कि आप चुनिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू फॉलो द नॉर्म्स एंड द रूल्स। सो जब मैं वहां गई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर, तो मुझे वहां कहा गया कि आपका टिकट हो गया है, आप जाइए। तो मैंने मेरे हस्बैंड की तरफ देखा, मैंने कहा टिकट हो तो गया लेकिन टिकट है कहाँ, मुझे तो नहीं दिया। मैंने सच में सोचा कि बस का टिकट या ट्रेन, मतलब बिल इतनी नाइव थी मैं कि ट्रेन का टिकट होता है कि बस के टिकट जैसा, कोई टिकट तो दिया ही नहीं। फिर मुझे हंसते हंसते लोगों ने बताया कि नहीं साहब, अब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा और जिस दिन आपको वहां पे नॉमिनेशन के वक्त आपको सिंबल एआईसीसी से आ जाएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, तो वो टिकट होता है। सो भाषण दिए और मैं जीत गई, और जीतते ही मैं राजीव जी के पास गई। आई सेड सर, आई फॉट फॉर द पार्टी एंड आई फॉट फॉर माय टिकट, एंड आई देन ही सेड एंड यू हैव वन, then I have a duty to do something for you. And you won't believe, I was so fortunate कि मैं पहली ही बार जब मैं चुनाव लड़के आई, I must have been 29-30 years, I was the youngest minister inducted in through Rajiv Gandhi ji, और शिवचरण माथुर जी, हरिदेव जोशी जी की सरकार बनी, उसमें मैं पहली बार मंत्री बनी। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आपने कहा कि 2 बार, मैंने कहा 5 बार मंत्री बनी, हरिदेव जोशी जी की सरकार में, शिवचरण माथुर जी की सरकार में, और 2 बार अशोक गहलोत जी की सरकार में। और शिवचरण जी के बाद सरकार एक बार 2 बार टूटी थी, चीफ मिनिस्टर चेंज हुए थे। सो दैट मेक्स मी 5 टाइम्स मिनिस्टर, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि मुझे वो पोर्टफोलियोज में काम करने को मिला जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहा। सो पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा। तो लोग कहते हैं ना कि महिला होने के नाते आपको कई हर्डल्स पार करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से मुझे किसी भी प्रकार का हर्डल नहीं मिला, बल्कि सपोर्ट ही मिला। कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं मिला? ना, क्योंकि मैं ओपन थी, क्योंकि मैं फ्रैंक थी, क्योंकि मैं बात करने में झिझकती नहीं थी, और जो आगे चाहे मर्द था चाहे औरत थी, उनको इंसान समझ के बात करती थी। नॉट दिस के पुरुष है तो जाऊं कि नहीं जाऊं, वहां आदमी बैठे हैं तो वहां बैठूं ना बैठूं। सो अपने आप को भी, इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, you know, people understand you, they respect you. So whatever I wanted to wear, I wore. ये नहीं कि भैया पॉलिटिक्स में है तो वही खादी की साड़ी या सर ढक के ही जाऊंगी। जिस दिन मुझे शलवार कमीज पहननी होती थी उस दिन शलवार कमीज पहन लेती थी। एज फॉरेस्ट मिनिस्टर
अगर मैं सर ढुक के और फिर अगर मैं अपनी जंगल में जाऊंगी तो वो भी ठीक नहीं, तो वहां मैं पतलून और शर्ट और हैट लगा करके भी चली जाती थी. सो आई मीन, इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, इफ यू डू थिंग्स ऑनेस्टली, पीपल एक्सेप्ट यू. तो मुझे कहीं भी लगा नहीं कि मुझे कहीं पे कोई दिक्कत आई हो, इनफैक्ट फायदे ही मिले. So this was my political, matlab it had to happen. हाँ जी. It was an accident that I got into politics. Then फिर उसको समाती गई, उसमें काम करती गई, लोगों का सपोर्ट मिलता गया और आगे से आगे बढ़ती चली गई. हाँ जी. ललिता जी, 38 हाँ years. हाँ. आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आपने वैसे तो बताया, आपके लिए तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा, आगे से आगे आपको खुद अपॉर्चुनिटीज इसमें मिली. लेकिन एक जैसे आज की जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में आने से थोड़ा सा झिझकती है. उसको लगता है ये मतलब अजीब सी दलदल है, कहीं फंस नहीं जाए. खास तौर पे क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो हमारी सोसाइटी है उसकी सोच थोड़ी संकीर्ण इतनी रहती है कि महिलाओं के लिए राजनीति हमें सही नहीं लगती है. और मतलब लेकिन जबकि हम अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो राजस्थान में देश को आप जैसी और हमारे जो ये राष्ट्रपति सॉरी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी जैसे दिग्गज और सफल राजनीतिज्ञ भी दिए हैं जो कि महिलाएं ही हैं. तो भी मतलब कहीं ना कहीं झिझक है गर्ल्स में, यंग जनरेशन में कि पॉलिटिक्स में जाएं नहीं जाएं. तो मतलब आज की यंग जनरेशन के लिए स्पेसिफिक कोई भी मतलब ऐसा कोई मैसेज आप उनको थोड़ा बताना चाहें या बताएंगे प्लीज कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं ललिता, एक्चुअली देखो 38 साल पहले मैं आई थी. उन 38 सालों में और अब में फर्क भी बहुत आ गया है. जब मैं भी आई थी तब भी शुरू शुरू में जैसे किसी ने कमेंट कर भी दिया था, क्या ये भाई, जब उनको पता चला कि इनको पाली से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, बीना काक है कोई, तो जो नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन बड़े पॉलिटिशियन थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, हमारे यहाँ तो राजस्थान में महिलाएं सती हो जाती हैं, ये कहाँ राजनीति में आगे आएंगी. तो मैंने मेरे पति की तरफ देखा, मैंने कहा वाह भाई, ये तो तुम्हारा कल्याण करने में लगे हैं. सो वो वक्त था. लेकिन आज जिस तरह से ये सोशल मीडिया और इस पे हर छोटी सी बात में कसाकसी, हर छोटी सी बात में तनातनी और ये सब हो रही है, मेरे ख्याल से हर एक को इनसिक्योर फील करना बिल्कुल नेचुरल हो गया है. इश्यूज भी इस तरह से, मतलब वो पहले वाली राजनीति अब नहीं रही है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अब मैंने भी अपने आप को एक तरह से विड्रॉ कर लिया है. चाहे कोई भी पार्टी हो, सब एक जैसे हो गए हैं, अपने उसूलों को कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए हैं. हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ देखते थे, अब ये साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, वोट के लिए राजनीति, मतलब हर चीजें चल रही हैं. तो अब हम लोगों को भी तकलीफ होती है ये देख के, जब हमारी खुद की पार्टी का भी हम हाल देखते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. लोग छोड़ के जा रहे हैं और ऑनेस्टी नहीं रही है. आप से अपनी समस्या, अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है कि भाई कांग्रेस में ये गलती हो रही है या ये कमी है, बोलना मतलब गुनाह कर देना. सो इसलिए इट इज बेटर. लेकिन हाँ, कुछ दायरे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए आयाम खुले भी हैं, प्रोवाइडेड वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, प्रोवाइडेड वो मतलब कहते हैं ना कि हाथ अपने ऊंचे ना कर दें हर चीज में. दे हैव टू बी स्टर्न, दे हैव टू बी मॉडेस्ट एंड दे हैव टू बी हार्ड वर्किंग. मतलब माने नहीं, जो 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 ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है ना, वो नहीं काम में लेने चाहिए और इंसानियत से तरीके से काम करें. मेरे ख्याल से दैट इज फाइन जी. बट टाइम्स हैव चेंज्ड. द पॉलिटिक्स देन मुझसे पहले भी बेहतर रही होगी, लेकिन फ्रॉम देम टू नाउ इट्स वेरी डिफरेंट, नॉट द सेम. सो मैम, लेकिन आपके दौरान, पॉलिटिकल करियर के दौरान रहते हुए आप बहुत सारा, स्पेशली आई थिंक राजस्थान को लेके बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू टूरिज्म एंड फॉरेस्ट टूरिज्म. So I would, my next question is कि in today's scenario,
राजस्थान टूरिज्म का एक व्यू पॉइंट आप दें और उसको और प्रोग्रेसिव एक प्लेटफॉर्म देने के लिए क्या और किया जा सकता है? मैं जब भी मुझे कोई विभाग मिलता था मैं उसमें घुस जाती थी. हाँ जी. Not like an, I mean, administrator, of course, yes, because I was the minister. As a learner, जब मैं फॉरेस्ट में गई तो मुझे फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं वहां के ड्राइवर्स, वहां के रेंजर्स, वहां पे जो लोग काम करते थे उनको अपना गुरु बना लेती थी. अच्छा. जब मैं टूरिज्म में आई तो मैं जो आर्टिस्ट थे, कल्चर से जुड़े हुए लोग थे, जो टूरिज्म संबंधित थे, उनको मैं अपने से ऊंचा समझती थी और उनसे सीखने में ज्यादा वक्त लगाती थी. तो जैसे टूरिज्म में आप लोगों ने मेंशन किया अपने क्वेश्चन में कि मैंने मुकंदरा हिल्स के लिए काम किया, जो आज वो पार्क है वो उसी की देन है. कुंभलगढ़ नेशनल पार्क वो मेरे वक्त का हुआ. उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 5 जो हिल फोर्ट्स थे, उनको आमेर था, रणथंबोर था, कोटा था, कुंभलगढ़, इनको 5 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया. साथ ही साथ जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया. तो आई मीन अनगिनत काम थे. लेकिन राजस्थान स्टेट में इतना पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए. मैं मानती हूँ कि केवल बर्फ के अलावा हमारे पास सब कुछ है. हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास धोरे हैं, हमारे पास लेक्स हैं, जंगल हैं, टाइगर्स हैं. दूसरा फ्लोरा फौना है. एक तरफ ताल छापर है, एक तरफ कुंभलगढ़ है. उधर आप लेपर्ड्स के लिए चले जाइए, उधर भालू के लिए आप जालोर में चले जाइए. माउंट आबू के अंदर भालू हैं. मतलब एक्सेप्ट फॉर स्नो आई थिंक वी हैव एवरीथिंग. हर 60 किलोमीटर के ऊपर हमारी भाषा बदलती है. हर 100 किलोमीटर के ऊपर हमारा लिबास बदलता है. पोतिये के रंग, ओढ़ने के रंग, डिपेंडिंग अपॉन दी गमी है तो हम सफेद पहनते हैं या खाकी पहनते हैं, और अगर खुशी माहौल है तो बहुत ही कलरफुल हम लोग कपड़े पहनते हैं. तो इतना कुछ है, जो म्यूजिक है, डांस है, अल्लाह जिलाई बाई भी हैं. तो हमारे पास आज पंडित विश्व मोहन भट्ट भी हैं, और हमारे पास मांड भी है, हमारे पास ध्रुपद गायक भी हैं, हमारे पास कव्वाल भी हैं. तो मतलब, और हर गांव में आपको कोई ना कोई छिपी हुई खंडर या धरोहर पुरानी मिलेगी. आप बांदीकुई की तरफ जाएं तो आपको बावड़ियां ही बावड़ियां, दी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स आपको मिलेंगे. तो इतना कुछ है कि अगर आप पूरा सरकार का खजाना भी उसमें लगा दें, पूरे सरकार का खजाना इनको प्रोटेक्ट या कंजर्वेशन के लिए लगा दें, तो आप नहीं कर सकेंगे. लेकिन दुखद बात यह है इस बार कि ये जो कोरोना की वजह से जो चपेट उद्योग के ऊपर और खास तौर से टूरिज्म उद्योग के ऊपर लगी है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को, चाहे वो कपड़ों के जरिए, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी के जरिए, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट्स के जरिए ला करके देता है. तो अब ये 6 महीने तो खैर बुरे निकले ही निकले हैं. अब टूरिज्म को आगे आने में मुझे लगता है 1 या 2 साल से अगर ये खत्म होता है, कम तो नहीं लगेगा. तो ये बहुत बड़ा एक टूरिज्म के लिए अब नए आयाम देखने पड़ेंगे. ये बड़े बड़े जो होटल हैं, जो 200 300 के लोग इनमें आने से डरेंगे, तो छोटे बुटीक होटल्स जिनमें लोगों को बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये साफ होंगे, सिक्योरिटी रहेगी, कि इनमें इतने लोग आएंगे नहीं, इतने लोगों से हम सेल्फ डिस्टेंसिंग हम करने में वो होंगे. और सेकेंडली, जैसा कि भाई अब औरतें की क्या करेंगी, इनमें क्या क्या जॉब्स हैं जो हम, सो लुकिंग आफ्टर दीज होटल्स मैनेज्ड बाय विमेन, दी household people, the families themselves, if they get into this kind of a thing and promote their state, I think it would be very good. So but मतलब sky is the limit. टूरिज्म में जितना बोले, जितना सोचे, उतना कम है. मतलब क्या नहीं है हमारे पास. बिल्कुल बिल्कुल. और कई बार थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगता है कि भी हम उसकी उतनी कद्र नहीं करते. I mean, whether it's historical buildings or forest, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हमें उनको कितना प्रिजर्व करके रखना जरूरी है. बिल्कुल, जैसे सफाई वगैरह करने का, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का,
अब आप नहीं मानती हैं, जब हम सचिवालय में थे तो हम लोग के थूके नहीं, पान खा के पीक ना थूके, तो वो कोने में सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते थूक जाते थे। तो हमने वहां पे भगवान की मूर्ति लगानी शुरू कर दी कि वहां पे भी नहीं थूके बेटे, उसके नीचे थूक जाते थे। सो वो दैट सिविक सेंस जो है वो आना, और ये जब तक हमारे खुद में नहीं आएगा, मेरे ख्याल से इस कोरोना ने हमें ये भी सबक तो सिखाई दिया है कि कम से कम हाथ धोने तो हम लोग सीख गए हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना, कचरा फेंकना, कम से कम मास्क ही अपने अब हम डिस्पोज करते हैं, तो प्लास्टिक को हाथ नहीं लगाते हैं, और ये सब चीजें अब आ रही हैं, पर ये बड़े बुरे तरीके से आई हैं। मतलब दिस वाज नॉट द रास्ता विच वी शुड हैव सॉर्ट ऑफ लर्न The फ्रॉम। pleasant यस, way of learning. द प्लेजेंट वे ऑफ लर्निंग। यस जी। So from your political journey, आपके बाकी पहलुओं पे भी अब थोड़ी सी एक आपसे बात करते हैं। ललिता जी जी has a question. जी। वो तो मैम ने पहले ही वैसे तो बता दिया था कि कैसे पोएट्री की तरफ आपका रुझान हुआ, कैसे आप इस तरफ आए, लेकिन फिर भी जैसे पॉलिटिशियन होने के साथ साथ मतलब बहुत बड़ी आपकी पॉलिटिशियन होने मतलब आपकी जो अपनी पोस्ट है जिस उसमें आप थे, उसमें आपके पास इतने मतलब इतना टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल आप लोगों का होता है। उसके बावजूद आपने इतना खूबसूरत एक अपना मतलब ये एक हॉबी कह लीजिए, आपका एक पैशन है वो निकाला और उसके लिए समय निकाल के आपने उसको काम भी करना शुरू करा। जी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैम एक यूट्यूब चैनल पे भी मैम अपनी कविताएं मैम सुनाते हैं, तो सबको है कि अब तक उस यूट्यूब चैनल पे जाके मैम की कविताएं सुने और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैम बहुत शुभकामना है हमारी सबकी कि हम सबको देखेंगे थैंक यू। भी, उसको आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। लेकिन जैसे जो शुरू में कुछ लोग जुड़ नहीं पाए थे अभी मैम इस समय अभी हमारे, तो कोई एक कविता जो आपने लिखी है मैम वो सुना दीजिए और कैसे आपने लिखना शुरू करा, कैसे टाइम निकाल पाए आप इसके लिए थोड़ा सा। ललिता, कविता तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन चूंकि मैं फॉरेस्ट में जब गई तो टाइगर्स पे बहुत से इश्क हो गया, टाइगर से भी, तो टाइगर्स को मैंने कैप्चर करना शुरू किया। सो देन आई रोट अ बुक ऑन टाइगर्स, हाँ यही मैं साइलेंट साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ रणथंबोर। Okay. बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई टाइगर्स की जिनको मैंने 6 साल तक उन बचपन से लेके अडल्टहुड तक उनको फॉलो किया, उनकी तस्वीरें ली और उनको एक इंसान की तरह से देख के उनके ऊपर लिखा। पहले मेरे आने से पहले टाइगर्स को ये लोग T1, T2, T3, T4 करके बोला करते थे, जैसे बिल्कुल मुझे बोले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था जब कोई T1 जा रहा है, T25 जा रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना इनके नाम दिए जाएं। तो मैंने ही एक किताब निकाली, उस वक्त रणथंबोर में 76 टाइगर्स थे। इनके चेहरा के जो स्ट्राइप्स होते हैं वो फर्क होते हैं, साइड और लेफ्ट के और राइट के दोनों के स्ट्राइप्स अलग होते हैं। तो कई बार लोग पहचान भी नहीं पाते कि कौन सा टाइगर कौन सा है। तो जब टूरिस्ट आता था तो टूरिस्ट गाइड्स उनको, जैसे मछली बहुत पॉपुलर थी, तो कोई भी टाइगर जा रहा होता था उसको कहते थे साहब ये मछली जा रही है, और टिप लप कमा लेते थे। अब उसको क्या पता कि ये मछली है कि क्या है। तो मैंने वो किताब निकाली जिसमें उनका फ्रंट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल हमने किताब में छापा और उस टाइगर के बारे में लिखा। तब लोग उसको एक रेफरेंस बुक की तरह से टूरिस्ट गाइड्स के साथ ले जाते थे और फिर वो मैच करते थे स्ट्राइप्स के, ये टाइगर है कि नहीं टाइगर। अब मछली वाज अ फीमेल, आपने फीमेल को देख के कह दिया ये तो, मेल को जाके कह दिया कि ये तो मछली जा रही है। सो उसका बहुत फर्क पड़ा। और आज आपने सुना होगा कि सभी रणथंबोर के टाइगर्स को, चाहे वो जालिम है, चाहे वो स्टार है, चाहे वो एरोहेड है, चाहे नूर है, सुल्तान है, जैसे नूर और सुल्तान एक टाइग्रेस थी जो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जब जब मैंने देखा तो कभी कीचड़ में से निकली हुई होती थी, कभी कहीं तो मैं उसको सूगली कहती थी। किसी ने कहा कि वो दिख रही है, मैंने कहा ना ना ना, वो तो सूगली है, मैं तो नहीं जाऊं। उस दिन जब मैं गई तो वो सुबह 7 बजे का टाइम था और सूरज की किरणें, ये सामने से टाइग्रेस आ रही थी, सूरज की किरणें इसके मुंह पे पड़ रही थी। तो एकदम मतलब इसका चेहरा इतना खूबसूरत लगा, और साथ में उसके एक छोटा सा पैरों में बच्चा था। अरे मैंने कहा इसका तो बच्चा भी हो गया।
पहली बार वो उस दिन रिकॉर्ड हुआ कि इसके साथ बच्चा है, तो मैंने कहा अरे वाह, बच्चा आने से तो इसके चेहरे पे नूर हो गया। तो हमने उस टाइग्रेस का उस दिन पहली बार नूर नाम रखा। फिर उसका बच्चा, चूंकि वो सुल्तानपुर चौकी थी और सुल्तानपुर चौकी के एरिया में पैदा हुआ था और एक ही बच्चा था, तो मैंने कहा ये रूल करेगा इस चौकी के ऊपर, दूसरा टाइगर तो अभी आएगा नहीं 3 साल जब तक ये बड़ा नहीं होता है। तो उसका नाम हमने सुल्तान रखा। तो इस तरह से नूर और सुल्तान पॉपुलर हुए और उसके बाद में आज सब टाइगर्स को लोग उनके नाम से पहचानते हैं, ना कि 112 112। क्या बात है मैम, ये तो सो बहुत एंड शौक, जैसे जब मैं खाना बनाने का बहुत शौक है, तो जब मैं मंत्री भी थी तो घर आके स्टाफ को कह के रखती थी कि ये काट के रखना, ये तैयारी करके रखना। खाना में चाहे मंत्री थी तो रोज morning evening I used to cook. I was very fond of baking. I was very fond of राजस्थानी खाना, मारवाड़ी खाना, राजपूती खाना, मांसाहारी शाकाहारी दोनों। सो अगर आप मुझे कहें कि शाकाहारी खाना, तो टिपिकल मारवाड़ी खाना बना के खिला सकती हूँ, आपको टिपिकल गुजराती खाना बना के खिला सकती हूँ, और टिपिकल ठाकरों वाला खाना भी बना के खिला सकती हूँ। सो अ पैशनेट कुक, खाती हूँ तो मोटी भी हूँ। मतलब पैशन होना चाहिए और मन में जुड़ना चाहिए करने का। तो देखो सबसे मतलब इतने बिजी शेड्यूल वाले भी टाइम निकाल लेते हैं, सीखो सब। हम सबके पास बहाना होता है, अरे हम काम तो सिलाई कर करते हैं, लेती हूँ, कैसे खाना मशीन मेरे बनाएंगे। कमरे में रखती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ, मशीन मेरे कमरे में रखती हूँ, कुछ मेंड करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, फटाफट जाती हूँ और सी के आ जाती हूँ। क्या बात है सो बिल्कुल वही है। ललिता जी, जब जब पैशन की बात हो रही है तो अमिका जी के पास एक और हाँ वही, क्वेश्चन है मैम के ओवर एक टू और यू अमिता। पैशन के बारे में। बोलिए। हेलो मैम। फिल्मी। या मैम, आपने सब इंडस्ट्रीज को कैप्चर कर रखा है। I've heard about your shooting range, I've heard about your political base, I've heard about everything, and I'm so lucky and I'm on this forum today because of Forte. So thanks to Forte first of all. And मैम, जैसे ही आपका नाम आया था कि इस बार मैम आ रही हैं, so I think मेरा शायद thumbs up सबसे पहले था because somehow सबसे पहले you my ही। favorite. Oh, thank you so much. Yeah, I've met you so many times, but are you my favorite? So, ma'am, जी। other than all this political shooting and all, कभी आपके साथ फिल्म शूटिंग के दौरान ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो थोड़ा अच्छा मजाकिया जो आप हमको शेयर करना चाहते हैं? So we would glad to hear that. हाँ, पर उसमें थोड़ी सी मेरी जबान उल्टी सीधी होएगी तो डोंट माइंड। हाँ, Ma'am, we all will take हमारे this. हमारे 2-3 चीजें थी। एक बात है, सलमान प्रैंक्स बहुत प्ले कर। एक तो ये कि ये फिल्म भी जैसे बिल्कुल एक्सीडेंटली, जब मैं एक चुनाव हार गई थी, सलमान गॉट आफ्टर मी कि अब तुम थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाएगा, इसलिए कम टू बॉम्बे एंड डू अ फिल्म। मैंने कभी एक्टिंग ही नहीं की थी। जब मैं पहली बार सेट पे गई तो मुझे लगा कि मैंने क्या बेवकूफी है, जहां मैं दूसरे लोगों को कमांड करती हूँ, मिनिस्टर की तरह से ऑर्डर देती हूँ, यहाँ ये डायरेक्टर मुझे वहां खड़े हो जाओ, वहां जाओ, ये करो वो करो। तो एक दिन तो मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगा। बट देन दो चीजें कि एक सीन था जिसमें आपने मैंने प्यार क्यों किया देखी थी? जी जी हाँ बिल्कुल जी। मैम। जी। मैंने प्यार क्यों किया, जिसमें सलमान, सुष्मिता सेन और वो थे, उसमें मुझे कहा एक तरह से खराब मदर इन लॉ पेंट करना होता है, विच आई एम नॉट। सो उसमें मैं हर एक को थप्पड़ लगाती रहती हूँ मगर प्यार से। फिर एंड में जब हम लोगों ने फिल्म पूरी कर ली और बना ली, तो एक बहुत वो डॉली बिंद्रा करके लड़की थी, वो बहुत मेरे से बदतमीजी करती है और उसको मैं थप्पड़ नहीं मारती हूँ। तो सलीम साहब ने कहा कि भाई ये तुम हर एक को तो इसने थप्पड़ मारे हैं मदर ने, लेकिन डॉली बिंद्रा ने इतनी जोर से इससे बदतमीजी की तो उसको नहीं मारा। तो बाकायदा अलग से एक सेट बना करके और उसको थप्पड़ लगवाया गया। तो उसने मेरे से कहा कि आप तो ऐसे करना, मेरे जोर से लगा देना ताकि मेरे भी एक्सप्रेशन अच्छे जाएं। वैसे ही अरशद वारसी भी कोर्ट के अंदर मैं पिटाई करती हूँ, तो अरशद ने भी मुझसे कहा
कि आप तो मुझे तेज मारा। मतलब असली के थप्पड़ लगाना, अदरवाइज आपको कान से लेके गाल तक यूं कर देना होता है बस। तो इन दोनों की मैंने खूब पिटाई की थी। एंड बट इट वाज फन, लाइक हम लोग सलमान के घर में रहती थी तो रोज वहां से मैं कुछ ना कुछ खाना बना के शूटिंग पे ले जाती थी, बिकॉज इनकी शूटिंग में इनके घर से खाना जाता है, जहाँ एक आदमी हो चाहे 20 आदमी हो, वो सब खाते हैं। सो एवरी डे दे यूज टू लुक फॉरवर्ड टू माई कुकिंग, कि आज बीना बाजी कहते थे मुझे, बीना बाजी क्या बना के लाई है, तो छेड़ते भी थे मेरे को वहां पे। क्योंकि थोड़ी मजबूत थी मैं, तो एक दिन हंसी मजाक करती रहती थी लोगों से। सलमान कहीं गया हुआ था, सो आई सेड कि अच्छा, तो ही सेड आज ऐसे करना, आप मेरी गाड़ी ले जाना शूटिंग पे। शूटिंग पे लोगों को पता नहीं था कि सलमान आज नहीं आएगा शूटिंग पे या क्या उसका शो। तो जब वो गाड़ी अंदर आई तो एवरीवन सेड भाई आया, भाई आया, भाई आया, भाई आया बोल के, मतलब उन्होंने सबको लोगों को हटाना शुरू किया। निकली मैं बाहर तो मैंने कहा नहीं बीड़ू भाई नहीं, बहन आई है। so then they started calling me Baji. So it was very nice, fun. Ma'am, lovely hearing from you. Seriously. जी. Ma'am, any other scene if you want to share? So the other thing that we are doing is Umang for differently enabled children. स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम संस्था हमने शुरू की थी, मेरी दोस्त दीपक कालरा ने और मैंने मिलके, जो हम बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। और हमने सोचा था कि हम 10-15 ही बच्चों को लेंगे और मेरे ही घर में, मानसरोवर में मेरा एक घर था, वहां शुरू करेंगे। लेकिन पहले ही दिन जब हमने वहां पे फॉर्म्स देने शुरू किए तो 70 बच्चे आ गए। उनको हम मना नहीं कर सकते थे, तो मैंने फिर वो घर वहां से वेकेट किया और मैं तिलक नगर शिफ्ट हुई। 6-7 साल वो स्कूल वहां चला और अब हमें सरकार की तरफ से किफायती रेट के ऊपर जमीन मिली और हम लोग उसमें अब 12 साल हो गए हैं उमंग चलाते हुए, और अब हमारे पास करीब 350 बच्चे हैं जो सेरिब्रल पॉल्सी और अदर डिसेबिलिटीज को लेकर के। तो वहां पे भी हम लोगों का बहुत अच्छा काम चल रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, जिसकी जयपुर में बहुत जरूरत थी। उमंग का मानसरोवर में हुआ करता था मैम आपका? जी वही मेरा घर था, वहीं पे था। जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे गई हूँ 1-2 बार और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। बच्चे डांस करके दिखाते हैं वहाँ पे। उमंग कार्ड वगैरह बनते हैं, जो बच्चे बैग बनाते हैं, कार्ड भी बनते हैं दिवाली। और अब हम लोग अचार और चकरी, मंगोड़ी और आम का अचार मैं वहां बनाती हूँ। पिछली बार भी सोल्ड अबाउट 300 किलोज ऑफ पिकल एंड तो ये सब बच्चों की मदद से मठरी वगैरह बनती है। उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हम उनको ये सिखाते हैं, जो जैसे कैरी धोने का काम है, कैरी कटने के बाद साफ करने का काम है, इस तरह के काम उनसे करवाते हैं, बाकी हम लोग करते हैं। और वॉलंटियर्स भी मदर्स हैं, कई मदर्स के फ्रेंड्स हैं, वो लोग आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट अभी भी सेंटर में मिलते हैं? जी आप उमंग ऑर्डर कीजिए जरूर और इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि ये सारा पैसा फिर बच्चों में बंटता है। जो बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हैं उनको बाकायदा हम रेम्यूनरेशन देते हैं। So that is not our profit, that is given to the children. वही देखा, बहुत खूबसूरत बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, एनवेलप भी बनते हैं वहाँ पे, सभी जाके देख सकते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो बच्चों को हौसला अफजाई भी मिलेगी। Thank you so much, ma'am. Over to Sunita ji. Ma'am, I want to ask one thing. How do you maintain your work-life balance and still stay so happy, energetic and lovely? अरे यार, ये तो जज्बा होता है अपना खुद का। It is your nature, and if you are in love with yourself, if you love yourself, obviously you would love other things also. So just be happy. अरे मेरे भी वक्त आते हैं ऐसे जब मैं डूब जाती हूँ, लेकिन फिर निकल आती हूँ। जैसे आजकल इस क्वारंटीन के टाइम पे खूब किताबें पढ़ रही हूँ, बाहर बगीचे में बैठ जाती हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर आप जैसे लोग जब मुझे
हौसला अफजाई करते हैं, मेरा काम देके खुश होते हैं, तो मैं और खुश हो जाती हूँ। तो मुझे मेरी एनर्जी अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मिलती है। सो यू ऑल आर एक्चुअली माई बैकबोन एंड माई पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज अकेले कुछ नहीं होता, और मैं अपने दोस्तों को अपनी पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ मानती हूँ, थैंक यू जो मैम। मेरे हर दुख सुख में साथ रहे हैं। अच्छा सुनिए सुनिए, मेरे पास 2-3 चीजें हैं। ये एक अमीर अमीर खुसरो हैं, जी बिल्कुल। इन्होंने पहेलियां खूब लिखी है ना। तो मैं आपसे पूछती हूँ, ये पहेली है, रात समय वो मेरे घर आवे, रात समय वो मेरे घर आवे, भोर भये वो घर उठ जावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, बोलिए क्या? रात समय वो मेरे घर आवे, भोर भये वो उठ घर जावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा, दोनों तारा। सेज पड़ी मोरे आंखों आए, सेज पड़ी मोरे आंखों आए, डाल सेज मोहे मजा दिखाए, किस किस से कहूं अब मजा में अपना, ए सखी साजन ना सखी सपना। सो दिस इज सपना। सेज पड़ी मोरे आंखों आए, डाल सेज मोहे मजा दिखाए, किससे कहूं अब मजा में अपना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, ए सखी साजन, तो इसे ना सखी सपना। नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव से मिट्टी लगन नहीं देत, पांव का चुम्मा लेता निपुता, एक सखी साजन माँ ना सखी जूता, जूता। तो ये अमीर खुसरो साहब की आजकल पढ़ रही हूँ मैं। अरे वाह, इसलिए सबको बोल रहे हैं कि सब मैम का यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करें, तो देखो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा फॉलो करवाएं, उसमें मारवाड़ी, सीखने को मिलेगा। राजस्थानी और इंग्लिश तीनों में पढ़ रही हूँ। जी संगीता जी पूछें। हेलो मैम, हाउ आर जी यू? गुड गुड। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि आप इतनी बड़ी सोशल एक्टिविटी, खास तौर पर जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए आपने इतना बड़ा कैंपेन खोला है, तो इन सबकी इंस्पिरेशन आप कहाँ से आती है? एक्चुअली मेरे खुद के परिवार में 3 बच्चे ऐसे थे जिनको जरूरत थी, और जो मेरी फ्रेंड है दीपक कालरा, उनका भी एक बेटा ऐसा ही पैदा हुआ था। तो हम दोनों उस वक्त ये सोचते थे कि ऐसे बच्चों के लिए जयपुर में बहुत जरूरत है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इंस्पिरेशन हमारी फैमिली के 3 मेंबर्स थे, एक मेरे भतीजे की बेटी, एक मेरी बहन का बेटा, हु इज नाउ 40 इयर्स ऑफ एज, लेकिन 6 महीने के बच्चे जैसा है, ना वो बोल सकता है, सिर्फ अपनी आंखों से बात कर सकता है। तो उन तीनों को देखते हुए, दीपक कालरा का बेटा, मेरा भतीजा और मेरी भांजी की बेटी, इन तीनों को देख करके हमने ये निर्णय लिया कि हमारे जैसे बच्चे दूसरों के परिवारों में भी हो सकते हैं, तो वी हैव टू रीच आउट टू दोज पीपल एंड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमारा एक और एम है कि किसी तरह से हम इसको या तो रेजिडेंशियल बना सकें। एक समस्या और आ रही है, वो माँ बाप जिनका जैसे ये एक ही बच्चा है, जैसे मेरी खुद की बहन, अगर खुदा ना ख्वास्ता ईश्वर उनको पहले उठा लेता है, तो ऐसे बच्चे का क्या होगा। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनके पास ऐसा बच्चा एक ही है, उनको भी डर है कि अगर हमें पहले कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, ऐसे बच्चों को संभाल के रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्योंकि मैम। जब दर्द आपको खुद को होता है, तब आप दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है। वो एक कहावत है ना, जाके पैर न फटी दीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। सही बात है। जैसे कि अभी आप दर्द की बात कर रही हैं, तो आई एम श्योर हम सब अग्री करेंगे कि ये कोविड टाइम्स ने हमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स दिए हैं। आउट ऑफ देम आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग
are the MSMEs and the entrepreneurs. तो आपके नजरिए से with your experience in all different this thing, क्या opportunities आप देखते हैं या governments के कोई interventions चाहिए for all the entrepreneurs or the MSMEs to survive through these times? मेरे ख्याल से लोगों ने खुद ही अपने घरों में बैठ के अपने रास्ते चुन लिए हैं. I see so many women now coming out and doing work from like कभी हमने सोचा था कि हम इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करके और कंप्यूटर पे बैठेंगे, अपने बच्चों से सीखेंगे. So everyone is now working from their homes. All kinds of from I would say graphic designing to cooking to gardening to teaching the children and having consultations and meditation. मतलब लोगों ने घर घर में कंप्यूटर के जरिए हर तरह की चीजें करनी शुरू कर दी हैं. I mean, you all are so intelligent that the people are making use of it. कहते हैं ना, कमाने वाला या जिसको बिजी रहना है वो तो लहरें गिन गिन के ही कमा लेता है. और कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खाना बनाने में और उसमें दे सेइंग कि जो हम केटरिंग कर रहे थे 1 साल में हमने उतना नहीं कमाया जितना कोविड में कमा लिया. बिकॉज वी आर ऑल फेड अप ऑफ ईटिंग एट होम एंड सिक्योर्ड खाना, साफ खाना, हाइजीनिक खाना कहाँ मिलेगा आपको. So not just this designing clothes, like I said, people are learning graphic designing, people are counseling children. मतलब हर एक इंसान सोच रहा है, look at me जिसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, आज मैं किताबें पढ़ रही हूँ. ढेर किताबें मेरे मेज के ऊपर ढेर लगा हुआ है जो कभी नहीं किया मैंने. And people are reading my stories, people are reading my पोएट्री जिनको पहले वक्त नहीं था. मैंने तो अपना शौक बनाया, कई लोगों ने अपना धंधा बना लिया इस चीज को. अब वही चीजें वो ब्लॉगर बन गए या कविता पाठ पढ़ गए. उन्होंने देखा कि कविता पाठ बहुत ज्यादा चल रही है तो उनको स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो जाएंगे. स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा. सो कई आयाम है. जैसे मैंने होटल्स का आपको पहले ही बताया कि अब छोटे छोटे घरों के अंदर छोटे छोटे होटल्स की जरूरत आने लग गई है. जो लोग गार्डनिंग नहीं करते थे, माली नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग आजकल YouTube के ऊपर जाके गार्डनिंग सीख रहे हैं. है ना. मैं ब्रेड्स बनाई, मैं बाहर की नहीं खाती थी, आजकल मैं इतनी जबरदस्त बेकिंग करने लग गई हूँ कि स्काई इज द लिमिट. पीपल हु वांट टू डू थिंग्स, मेरे ख्याल से उनके लिए कोई वो नहीं है. सो दे आर रियली जस्ट आई थिंक कि न्यूअर क्रिएटिव ऑप्शंस आपको अपने लिए ढूंढने होंगे और मिल रहे हैं. आप जस्ट यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर. उंगली लगाइए, आप तैयार है चीजें. कहते हैं ना, रास्ता निकलने की चाह होनी चाहिए, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाता है. बिल्कुल. कारवां जुड़ता जाता है. अकेले आप चलते हैं लेकिन जुड़ते जाते हैं लोग. गवर्नमेंट से कोई इसमें हम डायरेक्शंस के लिए कुछ सोच सकते हैं? आई थिंक टू अर्ली. मेरे ख्याल से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह के अंदर गवर्नमेंट अब मदद करेगी, लेकिन लोग चाहते हैं कि सब्सिडी करिए, लेकिन सब्सिडाइज करेंगे कहाँ से? पहले डिमोनेटाइजेशन आ गया, उसके बाद में अकाल आ गया, उसके बाद में एक के बाद प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं. तो गवर्नमेंट के पास भी कोई नहीं है. ऊपर से राजस्थान गवर्नमेंट, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की है, तो वो वैसे ही मदद नहीं करेंगे. तो पैसे का तो टोटा पड़ा हुआ है. सो गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरी मदद जब तक नहीं होती है तब तक क्या फायदा. बिल्कुल. I completely agree with you, ma'am, that people do have options. They just need to explore them. That's right. Yes. I agree with you 100%. अपनी मैम पूनम मदान, वो भी मैम की फैन है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं. पूनम जी. मैम, आप हमारी रोल मॉडल हैं. कल मुझसे कहीं मैं बैठी थी एक इंटरव्यू के लिए और वहाँ मुझसे पूछा गया कि आपकी रोल मॉडल कौन है, तो मुझे सिर्फ आपका नाम ध्यान आया और मैंने बोला बीना कागत जी है. How lovely. सीरियसली मैम, आप तो शायद हमें नहीं पहचानते, हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, फॉलो करते हैं यूट्यूब पे हर जगह. मैम, एक तो आप अपनी लाइफ को इतना अच्छे से बैलेंस करते हैं, इतने सारे फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप एक सुपर वुमेन है.
तो मैम ये सुपर वुमन बनने के लिए हम लोगों को कैसे, मतलब आपके जैसे हम हो सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा इंस्पायर कीजिए हमें। मैंने शुरू में कहा था, जब आप लोग आए नहीं थे तब हमने बातचीत शुरू कर दी थी कि फर्स्ट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप अब से ईमानदार हैं तो आप सबसे ईमानदार हैं। लाइक आप क्या पहनना चाहती हैं, आप उसको कॉन्फिडेंस से यू वेयर। दूसरा क्या सोच रहा है उसकी परवाह ना करो। इट इज योर हैप्पीनेस, व्हाट यू वांट टू डू, एंड लव योरसेल्फ। इफ यू लव योरसेल्फ, ऑब्वियसली यू लव अदर्स आल्सो। सो मेनली, एंड अपनी प्रायोरिटीज अपनी सही रखें। अब जब बच्चों का जब समय है तो बच्चे हैं, जब आपका काम है तो काम है, एंड यू हैव टू चॉक इट आउट। यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू डू ऑल दिस। बस एक सबसे मेरी वो है हरामखोरी कि मैं योगा वोगा और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती। सबसे ज्यादा जगह मुझे मेरे बच्चों से इसी में पड़ती रहती है कि यार प्लीज थोड़ा वॉक कर लिया करो, थोड़ा ये कर लिया करो। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। लेकिन घर में कुछ भी करवाना है, कुछ और करवाना है, कहीं और चलवाना है तो चल लो, बट व्हेन यू से कि आप एक्सरसाइज कर लो ना। आपकी इतनी खूबसूरत स्किन का क्या राज है? वो भी जवाब दे दिया। खुद से मोहब्बत, खुद से मोहब्बत। एक बार और सुना दे, खुद से एक बार और सुना देती हूँ। ये लोग का मिसिंग थे पूनम जी, आप लोग लेट हो गए। इनकी खूबसूरती का राज उन्होंने बता दिया था हमको, फिर भी आप जान लो। अच्छा, खुद से मोहब्बत करो। चमकती हुई स्किन एकदम। आजकल तो प्रोडक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं वैसे। But ma'am, we believe in natural. नो। आओ बताऊं मैं तुम्हें सेहत का राज खास। खुश रह के तुम हिफाजते सेहत किया करो। महसूस हो रही है अगर खून की कमी, हफ्ते में एक बार मोहब्बत किया करो। तो मोहब्बत अपने आप से, मोहब्बत अपने बच्चों से, मोहब्बत अपने खुदा से, मोहब्बत अपनी सराउंडिंग से। सो इट इज इश्क और इट इज मोहब्बत। ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत। ऑलराइट। सब सारे जितने भी हमारे क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सब कवर हो ही गए हैं। बट एक छोटा सा कि कोई स्कोप ये कोविड-19 के बाद कोई स्कोप ऐसा है क्या, फील्ड कोई ऐसी फील्ड जिनमें मतलब जिसमें स्कोप हो जॉब्स का या रेवेन्यू जनरेशन का, जो कि मतलब जिसमें अभी थोड़ी उम्मीद जाग सकती है कि हाँ हम कोविड-19 के बाद ये कुछ कर सकते हैं? ये मैंने बता दिया ना, अभी इतनी सारी चीजें आई रिपीटेड ललिता। ये सब चीजें मैंने बताई थी, फ्रॉम क्विजीन टू ग्राफिक डिजाइनिंग टू ड्रेस डिजाइनिंग टू देयर आर बहुत आयाम हैं जिसमें आप कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, आपको जस्ट ढूंढने की जरूरत है। व्हाट दीपिका सेड कि आपको जस्ट एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपको मिल जाएंगे रास्ते। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई उम्मीद हम कर सकते हैं। आपने बिल्कुल बताया, फंड नहीं है आपका अभी। खुद का इनिशिएटिव बहुत जरूरी रहेगा। Lalita ji, I think we are almost running out of time. So, ma'am, thank you so much for joining. Thank you so much. Of course, we have so much more to learn from you, और इतना सारा है आपसे सुनने के लिए, because the experience that you have from the journey that you have lived, such a wonderful journey and such a bright, shining personality that you are. So we would like to have more of you. And one-on-one interactive session would be great. जब भी वो possible. Wonderful. We shall meet whenever this COVID में जब distancing खत्म होता है, we'll meet at either your place or my place. I would love to have you all over, and all the best. It was really lovely meeting all of you, and thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Lalita, for organizing this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much.